हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जो है आज है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 है। तो हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ शिफ्ट 1 में, उसका एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक ना। तो मतलब आज जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसी हिसाब से जो है जितने भी स्टूडेंट वो अपनी तैयारी जो है कर लें, ठीक ना। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका कंप्लीट बेनिफिट ले सकें, ठीक ना। तो आइए दोस्तों क्वेश्चनों को देते हैं किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आए हुए थे आज, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है कि कालबेलिया, ठीक ना, कालबेलिया नृत्य शैली का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से है। तो आपके सामने ऑप्शन थे दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी दिया था, यानी राजस्थान, ठीक ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, लिखा देख लीजिए कि अनुच्छेद 267, दो अनुच्छेद बी ऑप्शन है 266 और सी है ऑप्शन 110 और डी है 256, ठीक ना। तो देखिए कि संचित निधि का जो प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में दिया गया है। समान प्रावधानों के साथ प्रत्येक राज्य की अपनी संचित निधि हो सकती है, ठीक ना। तो देखिए अब थोड़ा से हम इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व और उस सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय इसका भाग होता है, ठीक ना। यह वार्षिक वित्तीय विवरण के 3 भागों में से एक है। अन्य 2 आकस्मिक निधि और लोक लेखा है, ठीक ना। अधिकांश सरकारी व्यय भारत की संचित निधि से आता है, ठीक ना। देखिए 256 अनुच्छेद में क्या है, 256 जो है इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा पारित कानूनों का पालन जो है वो हो सके, ठीक ना। अब इस तरह संसद के कानून के तहत कानूनों का पालन किया जा सकता है। और देखिए 269 में क्या है, अनुच्छेद अनुच्छेद 269 में क्या है कि माल की खरीद या बिक्री और माल के प्रेषण पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया गया एक माह एकत्र किया जाता है, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में पटना एयरपोर्ट पर बिहार के किस उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी से मुलाकात की है, ठीक ना। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन देखिए, इस प्रकार के एडिक्वेटिव क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी से जो है उन्होंने मुलाकात की बिहार के पटना में, ठीक ना, एयरपोर्ट पर। तो आपके सामने ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, मुकेश कुमार या आकाशदीप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी, ठीक ना। अब देखिए कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में पटना हवाई अड्डे पर युवा और उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से क्या है मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 14 वर्षीय वैभव की असाधारण क्रिकेट प्रतिभा की सराहना की है, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 35 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया था, ठीक ना। ये 2025 आईपीएल की बात कर, ठीक ना। प्रधानमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की है, ठीक ना। वैभव अपने माता पिता के साथ पीएम मोदी से मिले थे और उन्होंने सम्मान तौर पर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, ठीक ना। और देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 और 1952। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा 1950, ठीक ना। यानी 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक। अब देखिए इसको एडिशनल देखिए जानकारी देख लेते हैं कि डिजॉल्वनी 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक ना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान में प्रधानमंत्री, कोई भी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो आप लोग इसका याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय तो आप लोग जानते हैं न्यू दिल्ली में होगा क्योंकि बनाए भी वहीं गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इब्न बतूता, ये हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, ठीक ना।
तो आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये इब्राहिम लोदी। तो ये दोस्तों आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये आया था। अब देखिए दोस्तों कि आगमन देखिए, वह 1333 से 1334 ईस्वी में भारत पहुंचा था। मूल स्थान क्या है, मोरक्को का निवासी है, ठीक ना। और पद क्या है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, ठीक ना। पुस्तक इसकी क्या है, जो इसकी पुस्तक है बहुत फेमस पुस्तक है, रिहला जिसे कहते हैं। उसने अपने यात्रा वृत्तांत को रिहला नामक पुस्तक में लिखा है, ठीक ना, जो अरबी भाषा में है, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, ठीक ना। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, यानी हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। तो ये किसने लिखा था, उनके एक दोस्त थे और उनके दरबारी कवि भी थी चंद्रबरदाई, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रख करके, और जो यहाँ पर और देख लीजिए, जो राज तरंगड़ी है वो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। पृथ्वीराज देखिए, पृथ्वीराज रासो एक ब्रजभाषा काव्य है, ठीक ना। देखिए यह कविता 12वीं शताब्दी के भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। यह कविता चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है, ठीक। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन को अमर कर दिया है, ठीक ना। इस कविता में पृथ्वीराज चौहान द्वारा कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री के प्रेम और अपहरण का वर्णन भी है, ठीक ना। और कविता की प्रारंभिक पांडुलिपियां गुजरात के धरनोज वाली गांव में खोजी गई थी, ठीक ना। सबसे पुरानी पांडुलिपियां 16वीं शताब्दी की हैं। यह लता अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। देखिए एडिशनल जानकारी इसलिए ज़रूरी क्योंकि अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर का भी पूछ ले रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक। पृथ्वीराज चौहान राजपूत काल के महान शासकों में से एक थे और उन्होंने 1177 में सिंहासन पर बैठा था, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों कि उपन्यास विलवेड के लेखक कौन है, ठीक ना। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, देख लीजिए कि एलिस वाकर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है टोनी मॉरिसन, और सी है माया एंजेलो, और डी है जोरानेल हस्टन, ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टोनी मॉरिसन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों अतिरिक्त एडिशनल जानकारी देखिए, यह उपन्यास 1987 में प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। टोनी मॉरिसन को इस पुस्तक के लिए 1988 में पुलित्जर पुरस्कार, ये आप याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, देखिए और देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में कि वर्ष 1987 में 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में है, ये प्रश्न था, ठीक ना, बनाया गया, ठीक ना। तो ये कहाँ आपके सामने ऑप्शन है, तो ये दोस्तों केरल में हुआ था, ठीक ना। नई दिल्ली है महाराष्ट्र, और केरल कर्नाटक इसके ऑप्शन है, और सी करेक्ट है, ठीक। और जानकारी देख लीजिए कि देखिए एडिशन यानी संस्करण, देखिए यह आधुनिक ओलंपिक प्रारूप वाले राष्ट्रीय खेलों का 27वां संस्करण था। मेजबान कौन थे, केरल ने पहली बार 1987 में इन खेलों को मेजबानी की थी। शहर कौन से, ये खेल केरल के विभिन्न शहरों जैसे कन्नूर, कालीकट, त्रिचूर, कोचीन और जो है क्विलोन, ठीक ना, क्विलोन और एलेप्पी में आयोजित किए गए थे, ठीक ना। विजेता कौन रहा है, मेजबान राज्य केरल ही इन खेलों का समग्र चैंपियन बना था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के सीकर धाम में भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन किसने किया था। तो ऑप्शन है दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू ने की, नरेंद्र मोदी की, जगदीप धनखड़ की, अशोक गहलोत। तो इसको जो है किसने किया था, जगदीप धनखड़ जो है, यानी पूर्व कहें तो पूर्व यानी वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। कौन है, सीपी राधाकृष्णन। इसके जो पहले थे वो जगदीप धनखड़ थे। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसे राव जोधा ने जो है 1459 में बनवाया था और जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके सामने देख लीजिए दोस्तों, इसके दोस्तों ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नहीं, ये ऑप्शन है, आप नीचे ऑप्शन है, ये चित्तौड़गढ़ है कि कुंभलगढ़ है दुर्ग है कि मेहरानगढ़ है कि रणथंभौर है। तो इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना, मेहरानगढ़ है, ठीक ना।
अब आइए देखते हैं कि राजस्थान का वह दुर्ग जिसे राव जोधा ने 1459 में बनवाया था, जो मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, वह मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, वो अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध, जिसे सूर्यगढ़ और चिड़िया रंग दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगर जो है अगर मयूर ध्वज गढ़ आता है तो फिर हम इसको लगाएंगे, ठीक ना, इसको लगाएंगे। और ये वाला अगर आएगा तो हम फिर नहीं तो फिर हम ये अगर मेहरानगढ़ आ गया तो फिर हम इसको लगाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निर्माता और स्थापना देखिए, राव जोधा ने 1459 ईस्वी में इस किले की नींव रखी और जोधपुर शहर की स्थापना की, ठीक ना। उपनाम क्या है? मयूर ध्वजगढ़। तो आप लोग इसको यानी मोर के पंखों जैसा दिखने के कारण सूरगढ़ और गढ़चिंतामणि और कागमुखी जैसे नामों से भी जाना जाता है, ठीक ना। स्थान कहाँ है? यह किला जोधपुर शहर के पास ऊंची पहाड़ी यानी भाऊचेरिया या चिड़ियाटंक पर स्थित है, जो इसे रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन है दोस्तों 352 अनुच्छेद के 356 है कि 359 या 360। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है 359, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों कि अनुच्छेद जो 359 है या यह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यह वह आदेश जारी कर आपातकाल के दौरान किसी भी मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने की अधिकार को निलंबित कर सके, ठीक ना। अब 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक ना। और देखिए अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों मतलब मोदी के जितने भी जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो जितने भी देशों से मिले तो उनको सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि कभी कभी देखिए रोज़ तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी जो है इसको पूछ लेता है, ठीक ना। कब पूछ ली कोई पता है नहीं है, ठीक। तो अगला इसके ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक ना, कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस ये है, या लीजन ऑफ मेरिट है, कि ऑर्डर ऑफ द एंड्राइयो, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्या होगा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ठीक ना। देखिए कि यह सम्मान ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला सिल्वा द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक ना। यह सम्मान G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया था, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि म्यांमार के किस राज्य में मुख्य रूप से रोहिंग्या जनजाति निवास करती है? तो किस राज्य में? काचिन राज्य में, शान राज्य में, रखाइन राज्य में, चीन राज्य में। देखिए क्वेश्चन जो है मतलब केवल इंडिया से ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन अदर कंट्री से भी है और उनके राज्य से भी है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो किस राज्य से है? म्यांमार के रखाइन राज्य से, यानी पड़ोस के भी राज्य से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग तैयार रखिएगा। देखिए कि रखाइन राज्य इससे पहले अराकान के नाम से भी जाना जाता था, या म्यांमार के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक ना। रोहिंग्या यह मुख्य रूप से एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह है जिन्हें म्यांमार सरकार ने 1982 के नागरिकता कानून के तहत नागरिकता देने से इनकार कर दिया है, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बिल्डिंग ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। तो ये आपके सामने दोस्तों है कि अनावश्यक फाइलों को हटाने के लिए है, ऑप्शन ए है, बी है वर्तनीय गलतियों की जांच करने के लिए, या सी है जो है सामग्री के पुनः उपयोग के लिए, या डी है इंटरनेट से जोड़ने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जो सी यानी सामग्री का पुनः उपयोग के लिए, ठीक ना, यानी फॉर रियूजेबिलिटी, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक ना, TIFR के विकास में किस प्रसिद्ध भौतिक
वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए है होमी जे भाभा, और बी है एम जी के मेनन, और सी है सी वी रमन, और डी है विक्रम साराभाई। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, एम जी के मेनन, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के विकास में डॉक्टर होमी जे भाभा ने सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 1945 में टाटा समूह के सहयोग से इसकी स्थापना की है और इसे भारत के मौलिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र बनाया था, तथा बाद में MG के मेनन ने भी TIFR के विकास और देश के वैज्ञानिक ढांचे को मजबूत करने में अहम योगदान दिया, खासकर ब्रह्मांडीय किरणों और न्यूट्रॉनों अनुसंधान में। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉन ब्रेकिंग स्पेस डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये किसको किया जाता है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगे कोंड चोल गंगा कविजेता की उपाधि धारण की थी? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। अगला इसके देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत के सफल सैन्य अभियान के बंद गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की है, ठीक ना। उन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में, ठीक ना, गंग कोंड चोलपुरम नामक एक नया शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2023 में कोप 28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये जो है दोस्तों को मनाया गया था दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना। और देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोप 28 का आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई में किया गया, ठीक ना। और कोप जो 29 का 2024 में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया। कोप 30 2025 ब्राज़ील में आयोजित होना निर्धारित है, ठीक ना। यानी आयोजित निर्धारित, लेकिन अब दिसंबर यदि अब खत्म हो गया होगा, ठीक ना। तो ये पहले का जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विनिवेश से क्या तात्पर्य है? आपके सामने ऑप्शन है, किसी कंपनी में सरकार द्वारा और अधिक पैसा लगाना। बी ऑप्शन है, कंपनी के शेयरों को खरीदना। और सी है जो कंपनी या सरकारी संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी या संपत्ति बेचना, या कंपनी के प्रबंधन को बदलना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्या कंपनी या सरकारी संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी या संपत्ति को बेचना, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि ट्रांस मक्तन मार्ग उज्बेकिस्तान और किस देश के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, ठीक ना। तो ये जो है दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कजाकिस्तान, ठीक ना। देखिए कि ट्रांक मक्तन मार्ग उज्बेकिस्तान को कजाकिस्तान से जोड़ता है, जो मध्य एशिया में व्यापार और परिवहन के लिए जो है एक रणनीतिक गलियारा है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वर्ण और विमुद्रीकरण योजना कब शुरू की गई थी? तो आपके सामने 2014 में, बी ऑप्शन 2015 में, सी है 2016 में, या डी है 2017 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2015-2016 के केंद्रीय बजट में पहली बार स्वर्ण, ठीक ना, मुद्रीकरण योजना का उल्लेख किया था। भारत सरकार ने 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना GMS का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारतीय घरों में जमा सोने की जुटाना और उसे उत्पादक कार्यों में उपयोग करना था। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के शुभारंभ के साथ ही सरकार ने संप्रभु स्वर्ण बांड योजना और भारतीय स्वर्ण सिक्कों का विकास की भी घोषणा की, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य। ओडिसी जो नृत्य है वो मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ये भगवान जगन्नाथ, ठीक ना। और ये कहाँ, जगन्नाथ जो है वो पुरी में है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। और इसे ही जो है वाइट पैगोडा, ठीक ना, वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य मंदिर को जो है, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए
की मूल जो है ओडिसी की उत्पत्ति ओडिसी के मंदिरों में हुई थी, जहाँ महारी देवदासी भगवान जगन्नाथ की स्तुति में नृत्य करती थी। ठीक ना। थीम क्या है इस नृत्य की? मुद्राएं और कहानियां अक्सर भगवान कृष्ण के अवतारों और गीत गोविंद रचनाओं पर आधारित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि लाल मिट्टी के कोर्ट पर कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम यानी रेड क्ले के कोर्ट पर कौन सा टेनिस, यहाँ पर लाल मिट्टी नहीं होगा यानी रेड क्ले पर समझिए आप लोग, रेड क्ले के कोर्ट पर कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन ओपन की, विंबलडन की, फ्रेंच ओपन की, यूएसए ओपन। तो ये जो है फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए कि फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस एकमात्र ग्रैंड स्लैम जो है लाल मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये हाई कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक ना। अब देखिए दिसंबर 2025 में किस भारतीय नेता ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मेजबानी की और उनके साथ औपचारिक जो है भोजन किया? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है कि द्रौपदी मुर्मू ने की, नरेंद्र मोदी ने की, एस जयशंकर ने की, अमित शाह ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। और देखिए इसका थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि दिसंबर 2025 में फ्रांस के राष्ट्रपति भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ विस्तृत चर्चा और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राजकीय भोज यानी स्टेट डिनर में भाग लिया। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आधिकारिक वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1853 में जब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे डलहौजी। ठीक ना। कौन? डलहौजी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक ना। इसका लॉर्ड डलहौजी। ठीक। आप लोग लॉर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतने भी लॉर्ड नहीं थे। ठीक। तो देखिए दूरी कितनी थी यानी ट्रेन की कितनी दूर तक चली थी? वो 34 किलोमीटर तक। ठीक ना। जिसे 21 मील कह सकते हैं। ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए इंजन देख लेते हैं। इंजन। ठीक ना। लोकोमोटिव। तो इट वाज लिखा ना हाउल्ड बाय द 3 स्टीम इंजन। कौन नेम है? साहिब, सिंध एंड सुल्तान। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये तीनों हैं। अगर पूछ ले कि इंजन का क्या नाम है और किस कंपनी के द्वारा, मतलब तो ये जो लाइन वाज बिल्ट यानी जो लाइन बनाई गई थी एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रेट, तो ये किसके द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ठीक ना। इसके द्वारा बनाई गई थी लाइन। अब देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना, कि शिशु श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों 20,000 है कि 20,000 कि 50,000 कि 1 लाख या 5 लाख। तो ये 50,000 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक। देखिए दोस्तों लिखा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएम की शिशु श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम 50,000 ठीक ना तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जो नए सूक्ष्म उद्यमों और शुरुआती चरण के उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए है। ठीक ना। और प्रधानमंत्री, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। शिशु 50,000, ठीक ना, किशोर जो है 50,000 से 5 लाख तक है। ठीक। तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मेघालय के गारो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला यह कौन सा प्रमुख फसल उत्सव है जो सूर्य देव यानी मिसी सालजोग को समर्पित है? तो आपके सामने ऑप्शन दोस्तों नागक्रम की, बंगला की, वेहदी नखलम की, वादसुक मिनसियम। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी वंगला। ठीक ना, वंगला। अब देखिए दोस्तों इसके मुख्य तथ्य जो है लिखा है, यह त्यौहार मुख्य रूप से गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक ना। और यह सूर्य देव मिसी सालजोंग को समर्पित है, जिन्हें उर्वरता के देवता भी माना जाता है। ठीक,
उद्देश्य क्या होता है, यह फसल कटाई के बाद उत्सव, जैसे अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। ठीक, विशेषता तो आप इसे 100 ढोलों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है 2000 सभी में दिया है, तारीख बस चेंज है, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। दोस्तों अवधी भाषा में रामचरितमानस किसने लिखी है। तो अवधी भाषा में किसने लिखी है दोस्तों, इसको लिखे तुलसीदास ने। ठीक ना। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि लिखे हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों कि तुलसीदास जो है, तुलसीदास ने 16वीं सदी में रामचरितमानस की रचना की, जो भगवान राम की कहानी पर आधारित है और इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। ठीक ना। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो है नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।